नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में एसआईआर पर अफरा तफरी मची है। आम लोगों के साथ साथ अब बीएलओ भी काम के बढ़ते बोझ से परेशान हो रहे हैं, बल्कि नौबत आत्महत्या करने तक पहुंच गई है। 19 दिनों में ही 6 राज्यों में 16 बीएलओज की जान चली गई है। अब सवाल यह है कि इन्हें अकाल मौत मानकर अफसोस जताया जाए या हत्या की तरह देखकर न्याय की डिमांड रखी जाए, यानी न्याय की मांग की जाए। यह देखकर अफसोस होता है कि न चुनाव आयोग और न ही सत्तारूढ़ बीजेपी इन मौतों पर परेशान दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। आज ही राहुल गांधी ने खबर शेयर करते हुए, बीएलओज की मौत की खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पे क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं। राहुल गांधी यहां रख रहे हैं, लिख रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती, और ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी एसआईआर को बाकायदा सोची समझी चाल बताते हुए आम नागरिकों और बीएलओ दोनों की परेशानी बता रहे हैं। इसके साथ ही वो वोट चोरी के उस आरोप पर भी अब भी कायम हैं जो उन्होंने बिहार में पुरजोर तरीके से उठाए थे। हालांकि महागठबंधन की हार के बाद राहुल को नसीहत दी जा रही है कि अब वो इन आरोपों से पीछे हटें, क्योंकि इसी वजह से उन्हें हार मिली है। लेकिन असल में ऐसी नसीहत देने वाले पत्रकार और खुद बीजेपी भी मानती है, जानती है कि राहुल गांधी के आरोप हवा हवाई नहीं है। इसीलिए राहुल के साथ साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सब एसआईआर पर संदेह कर रहे हैं, शक जता रहे हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज इसी मसले पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ साझा किया है। आइए जरा उनको देखते हैं। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया है, उनको गहरी संवेदनाएं। जमीनी हकीकत के मुताबिक यह संख्या रिपोर्टों से कहीं अधिक है, जो बेहद चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थानों से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र को दुर्बल बनाना भाजपा की सत्ता की भूख का नतीजा है। अब बस, अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभों को गिरने से कोई बचा नहीं सकता। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप हैं, वह इन निर्दोष बीएलओज की मृत्यु के कसूरवार हैं। आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाइए। यह बात यहां लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इन बातों को आपने देखा, सुना, पढ़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हों। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर के साथ नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे घातक फैसलों की याद बिल्कुल सही दिलाई है। देश बार बार मोदी सरकार की ऐसी ही मनमानियों का नुकसान उठा रहा है, लेकिन इन पर रोक ही नहीं लग पा रही है। याद कीजिए कि किसानों को कृषि कानून रद्द करने के लिए 12 नहीं बल्कि 13 महीने तक
यानी साल भर से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा था। तब मोदी सरकार अपनी एक मनमानी से पीछे हटी थी। वैसे अभी एक और मनमानी सामने आ गई है। आप देखिए, बताता हूं। चंडीगढ़ को दिल्ली से शासित करने की मनमानी भी बीजेपी करने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल सबका तीखा विरोध हुआ, तो अब केंद्र सफाई पेश कर रहा है। आपको बता दूं कि इसी विंटर सेशन में यानी शीतकालीन सत्र में सरकार ने संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की घोषणा की है। इस विधेयक के जरिए चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने और राष्ट्रपति को इसके लिए सीधे नियम बनाने और प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। लेकिन इस पर तीखा विरोध हुआ और सीधे चुनौती दी गई कि हम चंडीगढ़ को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो अब केंद्र ने एक बयान में कहा है, क्या है वो बयान, कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ यानी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। अब फिलहाल तो मामला टल गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि सरकार हर बार राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए बिना कोई भी काम क्यों करती है? क्या देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है? राजनीतिक दल दूसरे नहीं हैं? या आप सत्तासीन हैं, आप सत्ता पर काबिज हैं, तो आप जैसे चाहे मनमानी करें? क्या यह राजशाही है? मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ही हैं, राजा नहीं हैं, जो अपनी सनक में कभी भी कोई फरमान सुना दें। अभी तक तो लोकतंत्र बचा हुआ है इस देश में, इसलिए ऐसी मनमानियों पर कभी कभी रोक लग भी जाती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो पाएगा? जो चंडीगढ़ का मामला है बहुत गंभीर मामला है। चंडीगढ़ की तरह चंडीगढ़ किस दिशा में ले जाने की कोशिश है चंडीगढ़ को, जरा बता देना चाहता हूं। यह 240वां अनुच्छेद 240 क्या है? अनुच्छेद 240 पहले भी बताया, रखा आपके सामने, लेकिन अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है जिसमें विधानसभा नहीं होती। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दामन दीव ऐसा ही है। यहां पर विधानसभा नहीं है और राष्ट्रपति सीधे प्रशासक चुनता है। यानी राष्ट्रपति जो प्रशासक वहां दादरा नगर हवेली में, चाहे वो अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में जो साहब गए थे गुजरात से गए थे, इसी तरह चंडीगढ़ में भी ये करना चाहते थे। चंडीगढ़ में भी प्रस्तावित विधेयक में यही इसी श्रेणी में डाला जा रहा था ताकि वहां अलग से प्रशासक नियुक्त किया जा सके। इसका विरोध हुआ और कहा जा रहा है सरकार का क्या कदम है वो आपने देख लिया। लेकिन इन सब के बीच एक तीसरा मामला आपके सामने लाना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन पहले एक चिट्ठी आई थी, आप लोगों को याद होगा। 272 लोगों ने इस चिट्ठी पर साइन किया था और सिग्नेचर, वो 272 लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो गए। बहुत अच्छा हुआ कि वो चिट्ठी सामने आई, बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी सामने आए और उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया कि वो क्या है, कौन है। और इसके बाद 175 लोगों ने राहुल गांधी पक्ष में, राहुल गांधी को बहुत ही साजिशन, बहुत अलग ढंग से डिफेम करने की कोशिश हो रही है। जैसे यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होने वाली है, यानी कांग्रेस पार्टी 2 भाग में बंटने जा रही है। यह बात भी नरेंद्र मोदी, भाई आप 202 सीटें लेके आए थे, बिहार में जीत के आए थे, उस दिन अपने जीत का जश्न मनाते, लेकिन आपने जीत का जश्न नहीं मनाया। आपने कांग्रेस में बंटवारे की बात कही अपने ही मुख्यालय से, यानी बीजेपी का जो हेड ऑफिस है यहां दिल्ली में, उसी हेड ऑफिस से भाषण में। तो कांग्रेस को इसमें स्प्लिट की बात कहते वक्त आप जो बात कह रहे हैं वो राहुल गांधी के ऊपर कह रहे हैं। 272 लोगों से आपने चिट्ठी लिखवाई, वो भी राहुल गांधी के ऊपर चिट्ठी लिखवाई। राहुल गांधी को अगर आप डिफेम करते हैं तो उससे आपको क्या फायदा है, या ये आप तमाम दोस्तों मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी पिक्चर से बाहर हो जाए ताकि नरेंद्र मोदी इस देश में राजा की तरह काम करें?
अब चंडीगढ़ को भी वो प्रशासक वहां नियुक्त करना चाहते थे। 131वें विधेयक के रूप में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर वहां अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 240 लागू करना चाहते थे, जो अभी तो रोक दिया गया है, लेकिन कल को नहीं रोकेंगे। मनमानी चलेगी क्योंकि एसआईआर है, और एसआईआर है तो सब मुमकिन है। एसआईआर क्यों? इसीलिए करवाया जा रहा है। लेकिन 272 पे, इन 272 लोगों पे और देश के संविधान पर क्या कह रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह, जरा सुनिए उनको। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईपीएस अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर पे करोड़ रुपए मिले हैं, वो सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी, इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और विशेषकर मेरे सभी युवा साथियों में, जेन जी आजकल कहते हैं उसे, जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, जिनके सामने भविष्य है, हमारा तो हो गया, हमने तो लोकतंत्र खूब भोग लिया, लोकतंत्र में खूब हमको इज्जत भी मिली, वोटर को पूरा अधिकार मिला, लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? सर, मौलाना अरशद मदनी तो सुन रहे थे आप यहां 272 से लेकर नागरिकता की बात और एसआईआर की बात। संविधान दिवस 26 नवंबर को है। संविधान दिवस के दिन क्या करना है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए आप एकजुट होइए और इस देश में जो कुछ चल रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। हमने तो सब कुछ भोग लिया, हमने इस देश के लोकतंत्र के हिसाब से जिंदगी जी ली, लोकतंत्र ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आपके लिए भी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। यह बात यहां कह रहे थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद, ये तमाम चीजें आप जानते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। और कांग्रेस की बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बीच राहुल गांधी की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों पे चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर, मोदी पर बड़ा हमला और संसद सत्र से पहले कैसे बैकफुट पर है सरकार, इन सब की चर्चा करते हैं हम। और एसआईआर और बीएलओ, इन सब की बात जरूरी है। आखिर क्यों पिस रहे हैं बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर, वो भी सरकारी नौकर हैं, क्यों पिस रहे हैं? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे। देखिए हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, बीएलओ से ही शुरू करते हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही गुस्से में और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, मार्मिक भी कह सकते हैं, उसमें यह शब्द भी जोड़ सकते हैं, जो पोस्ट किया है, यहीं से शुरुआत करते हैं। 16 मौत की खबर अखबार में छपी है। अघोषित तौर पर कितनी जानें जा चुकी हैं नहीं पता। कल रात को खबर आई नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, कि
ढेर सारे बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है प्रशासन की तरफ से, नोएडा में भी और ग्रेटर नोएडा में भी, क्योंकि वो फास्ट काम नहीं कर रहे हैं। सैलरी काटने का फरमान हो गया है, सस्पेंड कर दिया गया है आखिर। और ये यहां मैं दिल्ली आसपास एनसीआर की बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में जो डीएम साहिबा हैं, वो पता है ना कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी हैं। ये भी स्पेशल मेंशन कर देना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की खुद अपनी बेटी वो हैं यहां पे। खैर, ये एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी रहे, ये यहां पे एक वो उदाहरण इस ढंग से कि कोइंसिडेंस कह सकते हैं। लेकिन चाहे आप मध्य प्रदेश जाइए, चाहे आप छत्तीसगढ़ जाइए, चाहे आप उत्तर प्रदेश आइए, या आप पश्चिम बंगाल जाइए, सब तरफ अफरा तफरी का आलम है। चुनाव में अभी देरी है, लेकिन आपने 1 महीने मात्र का समय दिया, मात्र 1 महीने का समय। राहुल गांधी यही तो लिख रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं? और चुपके चुपके आप चंडीगढ़ को आप में भी वही प्रशासक नियुक्त करना चाहते हैं जो आप इंपोर्ट करके गुजरात से लक्षद्वीप लेके गए थे, वैसे ही करना चाहते हैं आप। प्रेम कुमार जी। जी, शुक्रिया राजीव जी। एक बात हमें निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि जो बीएलओस काम कर रहे हैं, उन बीएलओस के लिए हम कोई कटु शब्द ना बोलें। कटु शब्द इसलिए ना बोलें कि 2 तरह से उन पर दबाव है। एक तो ये कहा जा रहा है कि आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको हम सम्मानित करेंगे, उपहार देंगे, गिफ्ट देंगे। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपने काम अगर नहीं किया, अच्छा का मतलब उनके मन मुताबिक, तो आपको दंडित किया जाएगा। और इन दो में से एक कहने के लिए कुछ आदेश हैं और व्यवहार में कुछ आदेश है। कहने के लिए सबके सामने पूरे देश में है कि हर बीएलओ को 3 बार मतदाता के पास जाना होगा, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है कि बीएलओ 3 बार मतदाता के पास जा सके। और प्रैक्टिकल रूप में उनको कहा जाता है, अरे कुछ नहीं, 2003 का एसआईआर नहीं भी है ना, तो आप खाली साइन लेकर के प्रपत्र भरवा दीजिए, बस, कुछ नहीं, कैसे भी भरवा दीजिए। तो बीएलओ दो तरह से टेंशन में है कि अगर वो किसी तरफ से भरवाता है तो हमारी सोशल मीडिया का यूट्यूब चैनल या कोई उसको कहीं ग्रैब करता है तो वहां भी वो टेंशन में आता है कि देखो हमको गलत पकड़ते हुए देख रहा है, कोई गलत करते हुए कोई पकड़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति बनाई किसने है? बीएलओ की गलती है क्या? अगर यूट्यूबर कोई विजुअल बना ले कि वो उस अकॉर्डिंगली नहीं है जिस तरह से घोषित रूप से डीएम ने या निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है, तो ये तो उसकी मजबूरी है भाई। ये बीएलओ के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये वीडियो चुनाव आयोग के खिलाफ है। अलग बात है, प्रस्तुत करने वाले यूट्यूबर शायद बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं समझते हैं वो चीजों को, वो पर्टिकुलर उस बीएलओ को दोषी या ग्रिल करते हुए देख रहे हैं, तो इसका असर पूरे देश में बीएलओ पर पड़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति किसने बनाई? ये परिस्थिति किसने बनाई कि बीएलओ अपराध करता हुआ नजर आए? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, उसको जल्दी से प्रपत्र भरने हैं, किसी तरह से कोटा पूरा करना है, और इसके अलावा जो लोग उन तक पहुंचते हैं उनके सवाल तो बीएलओ से सुनिए। वो जितने सवाल चुनाव आयोग से नहीं कर सकते ना, वो मतदाता सारे सवाल बीएलओ से कर रहे होते। ये भी फैक्ट है, मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं इन दिनों 2-3 दिन से, बल्कि 4 दिन से इसी चीज में जूझ रहा हूं। आज मैंने अपना बीएलओ के पास में प्रपत्र जमा कर दिया है। इसमें भी बहुत तरह की बातें आ रही हैं कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं तो बीएलओ के लिए सुविधा होती है कि वो सोसाइटी के जरिए काम करता है, तो वहां सब लोग इकट्ठा होकर वहां जमा कर देते हैं और फिर बीएलओ आकर के उसको
उन्हीं के एंड से रिसीव कर लेता है। जिनकी इच्छा होती है हम हैंड टू हैंड देंगे, वो इंतजार करके उनसे मिल के करता है। ये चीजें चल रही, नॉर्म्स के हिसाब से ये भी उल्लंघन है, लेकिन नॉर्म्स बीएलओ देखे तो काम कैसे करे? अगर हर मतदाता से इंडिविजुअल मिलेगा तो कर ही नहीं सकता है। तो ये जो कर ही नहीं सकता है वाली स्थिति है, ये बीएलओ पर किसने थोपी? ये बीएलओ पर चुनाव आयोग ने थोपी है। बीएलओ आज आम लोगों के सामने में भी काहिल, काम नहीं करने वाला, काम चोरी करने वाला इस रूप में पेश हो रहा है, जैसे उसके जैसा कोई नालायक कोई ना हो। ये वो प्रेशर्स हैं जिस कारण लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की मौत हो रही है। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म से, डीबी लाइव के प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई मतदाता हो, चाहे कोई भी हो, बीएलओ के प्रति सहानुभूति रखिए। बीएलओ से जो शिकायतें हैं वो बीएलओ के लिए नहीं, वो चुनाव आयोग से शिकायतें मानिए। चुनाव आयोग ने बीएलओ पर ऐसी परिस्थितियां थोपी हैं कि वो काहिल, सुस्त और नालायक नजर आ रहा है, जबकि वो है नहीं। उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ, अरे मशीन के युग में राहुल गांधी ने लिखा है ना, 21वीं सदी में मशीन के युग में आप कागजों का अंबार लगवा रहे हैं, बीएलओ से कागज पर कागज वेरीफाई करवा रहे हैं, फोटो कॉपी। आज जानते हैं बीएलओ ने कहा कि भाई मैं आपको रिसीविंग कैसे दूं, मैं अपना बता रहा हूं, तो बोले आप दीजिए या मत दीजिए, मुझे कोई नहीं मतलब रिसीविंग से। मैंने साफ कहा, मैंने उसके ऊपर वर्कलोड मैंने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा करते हैं, जो फॉर्म आपने दिए हैं उस पर मैं साइन करते देती हूँ, साइन तो मैं कर ही रही हूँ, आप इसका फोटो ले लीजिए, इसी को रिसीविंग मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है, और नहीं तो कहा कि आप इसका फोटोकॉपी जाके करा लाइए तो मैं उस पर साइन कर दूंगी, वो रिसीविंग हो जाएगी। अब बताइए, हर मतदाता या तो रिसीविंग के लिए उसका फोटोकॉपी जाके करा के लाए, तब उस पर रिसीविंग ले, तब उसको मिले। नहीं तो बीएलओ सभी मतदाता का फोटोकॉपी कराने के लिए उठ करके जाए, या फिर उसके पास मशीन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं है ना। तो यह प्रेशर है, तो हमने उनका प्रेशर रिलीज किया कि नहीं चाहिए हमको आपका पावती, हमने फोटो ले ली। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, सबके अलग अलग अनुभव होंगे। तो हम ये कह रहे हैं, आपने कांग्रेस पार्टी ने ये बताया 16 बीएलओ की मौत हुई। भाई ममता बनर्जी ने तो कल या परसों ही ट्वीट करके 36 की संख्या बताई थी। 36 बीएलओ की मौत हो चुकी है। अब पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मौत हो रही है। ये सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही कि आप ममता बनर्जी को ही दोष दे दे कि ये तो लड़ाकन, इन्वर्टेड कॉमा में जैसा लोग बोलते हैं, सीएम है। तो लेकिन ममता बनर्जी और बंगाल का ही सवाल नहीं, पूरे देश में बीएलओ की मौत हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत नहीं हो रही है? तो उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ममता बनर्जी को कि योगी आदित्यनाथ को कि चुनाव आयोग को? किसको ठहराया जाएगा? ये तो समझिए। ये पूरा जो सिस्टम है एसआईआर का, मैं बार बार कहूं कि एसआईआर का गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहता है? क्या एसआईआर घुसपैठिया भगाना चाहता है? ये बीजेपी तो ऐसे ही बोल रही है, लेकिन एसआईआर से तो एक भी घुसपैठिया नहीं भाग रहा है। बिहार इसका उदाहरण है। एसआईआर से क्या वोटर लिस्ट प्योर हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स की तो भरमार है, भरमार है। तो ये भी नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है? एसआईआर पूरे देश को परेशान करने वाला, जैसे नोटबंदी के समय लोग परेशान हुए थे, वैसे आज परेशान हुए। नोटबंदी में नोट बदलने वाले आम आदमी लाइन में लग करके धूप में मर रहे थे, और आज बीएलओ घर में माने काम करते हुए कमरे में या दफ्तर में वहां पर आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कोई छोटी मोटी चीज होती है? आत्महत्या ये कोई आर्थिक तंगी में की गई आत्महत्या नहीं है। ये कोई पति पत्नी के विवाद में हुई आत्महत्या नहीं है। ये परीक्षा में फेल होने के कारण आत्महत्या नहीं है। ये किसी और कारण से आत्महत्या नहीं है। ये चुनाव आयोग की बनाए हुए नियम से आगे जाकर होने वाली आत्महत्या है। इस आत्महत्या के लिए न कोई परिवार जिम्मेदार है, न कोई माँ बाप जिम्मेदार है, न कोई पारिवारिक कलह के लिए जिम्मेदार लोग या कोई बैंकिंग फाइनेंस वाला जिम्मेदार है। इन आत्महत्या के लिए एक लौता कोई जिम्मेदार है तो वो चुनाव आयोग जिम्मेदार है। लेना पड़ेगा उनको जिम्मेदारी। ये हत्या का मुकदमा चलना चाहिए,
और मैं कहता हूं एक हत्या का नहीं, लालू यादव पर जब करप्शन का चार्ज लगता है तो जितने जिलों में करप्शन होता है उतने मुकदमे उन पर लाद दिए जाते हैं, और वो इसलिए कि वो मुख्यमंत्री है। तो इस देश में जब 36 बीएलओ आत्महत्या कर रहा है तो हर बीएलओ के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में क्यों नहीं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त पर अलग अलग 36 मुकदमे लगने चाहिए? क्यों नहीं लगने चाहिए? यह सवाल आज है। हर मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग है। आज इसी सोच के साथ में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि हर एक कीमती जाने, आप सरकारी या गैर सरकारी कम पैसे में काम कराते हो इन बीएलओ से, उसका मानसिक शोषण करते हो, उसको इस हद तक शोषण करते हो कि वो अपनी जान दे दे, आत्महत्या कर ले। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहीं पर जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, इतना ही नहीं, एक तरफ बीएलओ, दूसरी तरफ अभी आप बता रहे थे कि 4 दिन, आपको भी 4 दिन लगना पड़ा। 2003 या 2002 में जिस जगह पर आपका वोटर आईडी बना हुआ था, जहां आप मतदाता थे, वहां की लिस्ट निकालना राहुल गांधी ने लिखा है ना। और मैं इसका भी अनुभव, एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। आप टाइम जी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर प्रशांत जी के पास आता हूं, फिर उधर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है प्रफुल्ल जी से समझेंगे। जी प्लीज अपनी बात रखिए। जैसे 2003 में मेरा कहां पर था नाम, तो मुझे पता है कि मैं उस समय जमशेदपुर में था, वहां मेरा नाम था। तो मैंने 2003 में खोजना शुरू किया कि कहां खोजूं। तो उसका वो जो पार्ट नंबर होता है, भाग संख्या, तब कुछ था अब कुछ है, बदल चुका। मैंने खोजना शुरू किया कहां खोजूं। मैंने ग्रोक का सहारा लिया। ग्रोक मतलब आप जानते हैं आजकल चैट जीपीटी और ये सब होता है, एआई। उससे जाना, तो उससे भी सही जानकारी नहीं मिली। उसके बाद में हम उस पर जाते थे, उससे जानकारी मिलती थी कि सारे पीडीएफ जो हैं उसको इंडिविजुअली आप डाउनलोड करिए और हर में जाके कंट्रोल F करके वो जो सर्च कर रहे हैं उसको जाके प्लेस करिए। अब बताइए 250 के करीब पीडीएफ थे, सबको हमको डाउनलोड करना होता और सब में जाकर हमने 5-10 किए, थक गए उसी में। क्या खोजे भाई, 250 में हम जाके सर्च करें कि ये कौन सा बूथ में हमारा भाग संख्या कहाँ है, नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर मैंने कई एक फोन किए अपने घर में जो लोग रहे, मेरे माँ पिताजी सीनियर हैं, सिटीजन हैं, उनको मैं इतना कष्ट दे नहीं सकता, उनको बोला भी लेकिन वो खोज नहीं पाए। उनका पुराना वाला अपना ही नहीं मिल रहा था, मेरा क्या खोज पाते, नहीं खोज पाए, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने अपने मित्र को फोन लगाया जो जानते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, उनको लगाया कि उनके पास ज्यादा जानकारी होगी। तो उनको कहा कि भाई आप तो हमारे मित्र हैं, हमसे 2 साल सीनियर पढ़ाई किए हैं, लेकिन मेरी ये समस्या है, मुझे SIR ऐसे कराना है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में तो नहीं चल रहा, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अब मैं उनको 2 दिन का समय दे के बैठा हूं, अभी तक जवाब आया नहीं है, वहां से भी हमें नहीं मिला। उसके बाद मुझे अपने ही किसी मित्र से पता लगा, वहां के BLO का नंबर फिर पता लगा। BLO को मैंने फोन किया, वहां जमशेदपुर के BLO को, कि मैं देखिए उत्तर प्रदेश में रहता हूं, या SIR हो रहा है, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे यहाँ पर उस 2003 का जो हमारा है वोटर लिस्ट में नाम, उसको बता दीजिए कि किस संख्या में है। तो उन्होंने एक संख्या हमें बता दी। अब उस संख्या जब उन्होंने बताया तब मैं यहाँ पर उसको खोज पाया। मैं फाइनली, मुझे चूंकि वहां के BLO का नंबर अरेंज हो गया था तो ये मुझे मिल गया, लेकिन मेरी पत्नी का नहीं मिला। ये भी समझ लीजिए, मेरी पत्नी का नहीं मिला क्योंकि वहां का BLO मैं खोज ही नहीं पाया। अंततः इनका अपना जो वोटर आईडी बना हुआ था वो चूंकि 2003 का ही बना हुआ था, तो सुकून की बात थी, अब माँ बाप का खोजने की जरूरत नहीं थी, इन्हीं का डेटा भर करके हमने दोनों का जमा कर दिया। ये हालत है। सोचिए, आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी जानकारी है, आपके कई जानकार दोस्त हैं, BLO का नंबर आप ले आए और तब आप इतना, उसके बाद भी आपको इतना समय लगा और उसके बाद किए। उन गरीबों को गांव में, अभी आप कह रहे थे ना कि वो BLO जाए फोटोकॉपी करवा के लाए, गांव में कहाँ फोटोकॉपियर है, कहाँ मशीन है, जेरोक्स या दूसरे मशीन कहाँ है, कहाँ से आप फोटोकॉपी करोगे। आपने जब ये फॉर्म बनाया तो उस फॉर्म में पावती के लिए नीचे आपको लगा देना चाहिए था, आपने नहीं लगाया। तो बहुत कुछ है,
वो फॉर्म चूंकि मैं भी भर रहा हूँ, अभी भर ही रहा हूँ, तो उसमें ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैं क्या बताऊँ, मैं भी दो चार हो रहा हूँ इन चीज़ों से। लेकिन मुझे बार बार जब भी, चूंकि अब मैं दो चार हो रहा हूँ, मैं और अमलेंदु जी हम लोग लगातार एसआईआर को लेकर उस केस को, और मैं इसी मंच से कल भी बोल रहा था, परसों भी बोल रहा था और लगातार बोलता हूँ, उस केस की एक एक दलीलों को जितने वकील, वरिष्ठ वकील, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, कपिल सिब्बल हों, चाहे वो दूसरे वकील हों, गोपाल शंकर नारायण हों, चाहे प्रशांत भूषण हो, इन सब की दलीलें जो पेश हुई हैं, इन दलीलों में इतनी ताकत, इतना दम दिखाई देता था। लेकिन दूसरी तरफ से राकेश द्विवेदी साहब जो चुनाव आयोग के वकील हैं, वो साहब आते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए, ये बात न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बीच की है, लेकिन पिस यहाँ पर जो रहा है, अगर कोई भी यहाँ परेशानियों से जूझ रहा है, तो एक बीएलओ का अगर नाम लेते हैं आप, तो उससे ज़्यादा, बीएलओ से ज़्यादा इस देश के मतदाता पिस रहे हैं, एक आम नागरिक पिस रहा है। और इसीलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आम नागरिक और बीएलओ दोनों के ऊपर अगर जान की बन आए, तो फिर क्या आज की तारीख में इसकी ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवाल है। और आप क्या इन चीज़ों को उलझा के थोड़ा सा, चूंकि आज रविवार का दिन है प्रशांत जी, और थोड़ा हम लोग इसके बड़े आयाम को खोलने की कोशिश करते हैं, बृहत आयाम जिसको कहते हैं, उसको खोलने के, बहुआयामी इस डिबेट को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज़रा समझें कि इसके पीछे क्या चल रहा है। चंडीगढ़ की कहानी आ जाती है पीछे, कुछ और कहानियां आएंगी, चूंकि संसद का सत्र छोटा है, 19 तारीख, 1 तारीख से 19 तारीख तक है, छोटा सत्र, अभी तक का सबसे छोटा संसद का सत्र है, जबकि कुछ भी नहीं है, चुनाव नहीं, कुछ भी नहीं, विंटर सेशन की बात कर रहा हूं। उससे पहले संविधान के 131वें संशोधन की बात आप लेके आ रहे हैं। अब कह दिया कि हम नहीं ला रहे हैं, लेकिन दबाव बनाने के बाद चल क्या रहा है अंदर खाने, इन सब इस एसआईआर के पीछे क्या चल रहा है प्रशांत जी? जी, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और इसको समझना होगा पूरे देश को, देश की जनताओं को, राजनेताओं को और वास्तविक सिविल सोसाइटी को, ये किराए के बारातियों को नहीं। तो 272 जो, तो ये जो पूरा मसला है, आप इसको देखिए कि नरेंद्र मोदी एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। उनकी सरकार जेडीयू और टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी के समर्थन से चल रही है, और छोटे छोटे और दल होंगे, इनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं है, लेकिन उनका एजेंडा बड़ा साफ है। वो इन लोगों के जरिए एक जो जिसको कहा जाए कि बहुमत आपने चुरा लिया, और इस चोरी के बहुमत से वो करना क्या चाहते, ये असली मंशा आरएसएस की है और बीजेपी की है, मोदी जी की है। अब मैं इसको बताता हूँ। देखिए, पूरे लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का अनिल मसीहीकरण हो रहा है। ये ज्ञानेश कुमार भी अनिल मसीह हैं, और यही अनिल मसीह के जरिए चंडीगढ़ को पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी, वो कामयाब नहीं हुआ, तो अब वो कानून के जरिए की कोशिश की गई कि चंडीगढ़ जो है उसको हम सीधे शासित करें। कुल मिला के मामला वही है, या तो बीजेपी हो या केंद्र हो। तो अनिल मसीह कामयाब नहीं हुए तो दिल्ली से शासन होगा चंडीगढ़ का। ये पूरा एक क्यों चल रहा है, मोटा मोटा हम लोग समझें कि ये मूलतः, अभी एक छोटा सा रेफरेंस दे दूं फिर मैं अपनी बात रखता हूं। अभी जो 29 लेबर लॉज को मर्ज करके 4 कोड बनाए गए, इन कोडों का ध्यान से अध्ययन कीजिए आप, तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ी समस्या जो कॉरपोरेट की है, उसको सस्ता लेबर चाहिए, बेजुबान लेबर चाहिए,
कभी भी निकाला जा सकने वाला लेबर चाहिए। लेबर की कलेक्टिव वॉइस नहीं चाहिए उसको। तो ये कोड आ गए। अब भारत का जो कॉर्पोरेट है इन कोड के बाद, राजीव जी, वो भारत का जो कॉर्पोरेट है अब मोदी जी के रास्ते से, इन 4 कोड के जरिए, वो नया सामंत है। ये 21st सेंचुरी में कॉर्पोरेट के खोल में नया सामंत खड़ा किया जा रहा है जो श्रमिकों का शोषण करेगा, कभी भी निकालेगा। श्रमिकों की कोई कलेक्टिव वॉइस नहीं होगी, उसके कोई अधिकार नहीं होंगे, उसकी मिनिमम वेज कोई तय नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? एक सामंती भारत बनाने की तरफ जा रहा है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, SIR। किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं? वो कौन 68-69 लाख लोग हैं बिहार में जिनके नाम कट गए? क्या वो हिंदू सवर्ण है अधिकांश? अगर इसका अध्ययन किया जाए कि वो किस समाज से आने वाले लोग हैं, तो उसमें 90% से ज्यादा श्रमिक, किसान, छोटे कामगार, छोटे व्यापारी, दलित, मुसलमान, OBC, पिछड़ा वर्ग, इन्हीं लोगों के होंगे। कोठियों और फ्लैटों में रहने वाला हिंदू अपर कास्ट के नाम बच गए होंगे सबके। ये मोदी जी का भारत है। आप याद कीजिए, पटना में हम लोग गांधी मैदान के सामने थे और गांधी मैदान के सामने एक बिल्डिंग है, उसमें लग्जरी गाड़ियों का एक पोस्टर चमकता हुआ लगा हुआ था और सड़क के उस पार फुटपाथ पे लोग, मजदूर जो बेघर लोग हैं, वो फुटपाथ पे सोते हैं मसहरी लगा के, और वो स्टोव में अपना खाना बनाते हैं वहीं पे बैठ के। जो पटना में देख रहा होगा, अभी गांधी मैदान में जाए, अभी आपको नजारा ही मिल जाएगा। ये 2 भारत हैं। जो गांधी मैदान के सामने स्टोव में खाना बना रहा है, रात में सो रहा है, उसका नाम कट जाएगा। उसकी मोदी जी के लोकतंत्र में उसकी जगह नहीं है। आपको अगर लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए तो आप फ्लैट में रहें, स्कूटर से चलें, कार से चलें, हवाई जहाज से चलें, AC3, AC2 में ट्रेवल करें। जनरल बोगी में चलने वालों के लिए भारत का लोकतंत्र की सुविधा नहीं है। उनके नाम कट जाएंगे SIR में। तो ये बेसिकली 21st सेंचुरी में एक मनुवाद जो है उसको रीपैकेज करके किया जा रहा है। अब 21st सेंचुरी में आप किसी कान में पिघला हुआ शीशा नहीं डाल सकते, लेकिन उसको अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। ये 21st सेंचुरी का पिघला हुआ शीशा है जो ज्ञानेश कुमार के जरिए डाला जा रहा है। अब ये वंचित समाज जो है, अब उसका व्हाइट कॉलर आ रहा है, उसके बुद्धिजीवी आ रहे हैं, उसके लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उसके लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, उसके लोग अपनी बात कह रहे हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बात कह रहे हैं। तो उसको रोकना है। वो कैसे रुकेगा? या तो आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कीजिए, और जैसे ही आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो फिर SIR होगा, SIR का कोड़ा चलेगा, राज्यों के कोई अधिकार नहीं होंगे, गवर्नर जब तक चाहेगा बिल पे बैठा रहेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अजीब ढंग से परिभाषित भी कर दिया कि एज सून एज पॉसिबल, जिसको हिंदी में कहा जाए अविलंब। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविलंब का मतलब होता है अनंत काल, एज सून एज पॉसिबल का मतलब होता है अनंत काल। ये नई परिभाषा जो है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने एज सून एज पॉसिबल क्या सोच के लिखा था कि बिल पे बैठे रहोगे आप 5 साल तक। ये तो एज सून एज पॉसिबल का मतलब नहीं है। मैं आर्टिकल 200 की बात कर रहा हूं जी। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि ये लोकतंत्र का जो अनिल मसीहीकरण हो रहा है, उसका उद्देश्य 21st सेंचुरी में मनुवाद को लागू करना है और उसको अलग अलग ढंग से
लेबर लॉस के जरिए, SIR के जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए उसको किया जा रहा है। और जो इससे भी ना हो तो उसको फर्जी मुकदमों में डाल दो, उसका सोशल मीडिया बंद कर दो, उसके ऊपर तमाम लाठियां बरसाओ पुलिस की। और ये तब से देखिए कि इनकी स्पीड कब से बढ़ी है, जब से राहुल गांधी ने जातिवाद जनगणना का मामला उठाया, जब से उन्होंने कहना शुरू किया कि 50% के आरक्षण की लिमिट को हटाओ, वहां से ये चौकन्ने हुए, ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा सब खेल खत्म हो जाएगा, हजारों साल से जो हम बैठे हुए हैं। तो ये इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है। और 26 नवंबर भारत के संविधान का दिवस है, और 26 नवंबर को 3 दिन बाद मुझे लगता है कि देश के तमाम सारे जिम्मेदार लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को और सचमुच की सिविल सोसाइटी को, बारातियों को नहीं जो बैठे हुए थे वहां पे, उनको एक राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि भारत का संविधान ही जो है वो मनुवाद के खिलाफ सबसे सशक्त दस्तावेज है। और ये नए नए ढंग से चीजें आ रही हैं और माइनॉरिटी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी किस तरीके से चला रहे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ज़रा इन्हीं मसलों को आगे बढ़ाते हैं। प्रफुल्ल जी, आपके ज़रिए पश्चिम बंगाल काफ़ी चर्चा में, आने वाले समय में हम सब वहीं नज़र आएंगे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हुए, आपके इर्द गिर्द कई जगह आपके साथ प्रफुल्ल जी। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल जो है वो सुर्खियों में पहले भी रहा है। इस वक्त ज़्यादा सुर्खियां इसलिए क्योंकि SIR और SIR पे घमासान इस कदर कि BLOs के ऊपर प्रेशर और इधर प्रेशर दूसरी जगह भी। लेकिन क्या लगता है आपको कि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक बड़े उसमें देखा जाए, तो क्या देश की सियासत में बदलते हुए नज़ारे को पश्चिम बंगाल आज की तारीख में दिखा पा रहा है? ममता बनर्जी दिखा पा रही हैं कि आखिर चल क्या रहा है? जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे वो दिखा पा रही हैं क्या? और चूंकि ऑलरेडी SIR ऑनगोइंग प्रोसेस में है, इसलिए भी ये समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए, चूंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पे हैं इसलिए भी, और ओवरऑल आप क्या देखते हैं, इसके पीछे का खेल क्या है, ज़रा ये बताइए। SIR के पीछे का खेल क्या है? सभी को SIR के पीछे का खेल जो बिहार चुनाव परिणाम से जाहिर है, वो तो यही है कि मतदाता के प्रतिशत में अपनी मतदाता सूची का शुद्धिकरण कुछ इस तरह से किया जाए कि बाकी अशुद्ध लोग उससे बाहर हो जाएं। अशुद्ध लोग यानी कि जो इनको वोट नहीं करते हैं वो अशुद्ध हैं, वो उनको कहीं रहने का हक नहीं। अब चूंकि उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, कहीं बाहर नहीं भगाया जा सकता है, इतनी स्थिति अभी नहीं है, तो इनको कम से कम मतदाता सूची से बाहर कर दो। जितने लोग बाहर किए गए और जिस प्रकार से बिहार चुनाव का परिणाम आया, अभी हम लोग सब विश्लेषण कर ही रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल को देखें तो पिछली बार जो इनका मत प्रतिशत था विधानसभा में, और पश्चिम बंगाल में अभी जो सरकार है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दल को लगभग 48% इनको वोट मिला था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बड़े ही उछाल के साथ 38% पर बीजेपी आ गई थी, जो कि एक असंभव सा यहाँ पर उनके लिए था तब भी, क्योंकि यहाँ का कंपोजिशन दूसरा है, पता नहीं ये उसमें कैसे हुआ था। और अब ये चाहते हैं कि इस परसेंटेज को और बढ़ा करके SIR के माध्यम से जो सुविधा हासिल हो, तो ये और क्लोजर ले जाना चाहते हैं। और ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत अभी ममता बनर्जी की सरकार को पदस्थ करने की तो नहीं है, लेकिन उनको परेशान करने की ताकत अपनी बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ध्रुवीकरण के लिए माकूल माहौल बने, क्योंकि इसके बाद उनको आसाम और दूसरी जगह पर असम के चुनाव में भी शामिल होना है। असम का चुनाव भी इसमें कोई बहुत टेढ़ी खीरी साबित होने वाली है और कई कारणों से होने वाली। तो अभी तो फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करें। BLO निश्चित रूप से बहुत तनाव में है। आत्महत्या, जैसा कि प्रेम कुमार सर कह रहे थे, आत्महत्या किसी एक कारण से नहीं होता है।
एक तो तनख्वाह का मामला, घर परिवार का होता है। अभी यहाँ शिक्षकों की बहाली को लेकर के जिस प्रकार से अदालतों ने अपना फैसला दिया, उसको अवैध घोषित किया, टेंटेड अनटेंटेड क्या और क्या, ये सारी चीजें चली। अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों की का भविष्य लटका हुआ है, अभी तक अंतिम फैसला उसका हुआ नहीं है। और इनसे काम लिया जा रहा है जो जूनियर शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल वगैरह के, तो बीएलओ पर काफी दबाव है। ये इतना था तकनीकी मामला है, बाकी लोगों को भी समझने में इतनी मुश्किलें हो रही है, तो इतने लोगों के दबाव और इतने लोगों के जवाब, वहां से तो फरमान आपने जारी कर दिया कि 3 बार बीएलओ जाएंगे। बीएलओ को यहाँ नहाने खाने की फुर्सत नहीं है, और बीएलओ समाज के जिस संपर्क से, जिस पदानुक्रम से आते हैं, तो ऊपर के लोग अगर उस पर दबाव बनाते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रभुत्वशाली आदमी बोलता है कि आपको कहा गया है 3 बार आने के लिए, आप क्यों नहीं आते हैं, तो एक आदमी के पीछे उनका इतना वक्त बर्बाद जाता है, चला जाता है, और सबको सामूहिक रूप से अपने यहाँ बुलाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल में लोग काफी कॉपरेट भी कर रहे हैं मतदाता लोग बीएलओ के साथ, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक कुछ दूसरी तरह का है। बावजूद इसके उनको तरह तरह की परेशानी हो रही है, यहाँ भी आत्महत्याएं हुई है। तो ममता बनर्जी ने ठीक कहा कि ये वोटबंदी का मामला है, जैसे नोटबंदी हुआ था वैसे वोटबंदी का मामला है, सभी लोग लाइन में लग गए थे। बड़े लोगों का काम तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको अपना काम नहीं करना आता है, और इस तरह में कई तरह के करप्शन की गुंजाइश यहाँ पर बन जाएगी, जिसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन गुंजाइश हो जाएगी। और खास करके ऑनलाइन जब लोग भरेंगे, ऑनलाइन लोग चाहते हैं कि हम इसको भरें, और स्वाभाविक है कि उसमें सुविधा भी होती है। यहाँ पर इस तरह के जो सेगमेंट्स वगैरह होंगे, जो साइबर कैफे वगैरह होंगे, वहां भी क्या गतिविधि चल रही होगी अभी उसकी नजर नहीं है, लेकिन बीएलओ पर काफी दबाव है और उनके रिकमेंडेशंस की भी बात होती है। बीएलओ इतनी चर्चा में पहले कभी नहीं रहा। ये एसआईआर निश्चित रूप से, जहाँ एसएसआर हो गया है, स्पेशल समरी रिवीजन, असम की तरफ ये बोल रहे हैं हम एसआईआर नहीं करके एसएसआर करेंगे, स्पेशल समरी रिवीजन करेंगे। तो समरी रिवीजन तो होता ही रहता है, लेकिन उसमें स्पेशल लगेंगे। स्पेशल में ही दिक्कत है, ये स्पेशल क्या करना चाहते हैं, स्पेशल में पूरे के पूरे को स्क्रैप कर देना चाहते हैं। मैं फिर कहूँ, अभी आप पंजाब की चर्चा कर रहे थे, चंडीगढ़ की चर्चा कर रहे थे, ये चाहते हैं प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, ये बार बार प्रोवोकेट करना चाहते हैं, एक अस्थायी समस्या चाहते हैं और उसमें देश को उलझाए रखना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान तनाव इनकी एक अस्थायी समस्या थी, इनके लाख प्रोवोकेशन के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग इनके उस प्रोवोकेशन में नहीं आए, और जिस प्रकार का माहौल ये चाहते थे, जहां राज्य के शक्ति को दमन करने का अवसर मिले, वो अवसर उस समुदाय के माध्यम से नहीं आया। यहाँ से लेकर संबल से लेकर जहां तहां आप देख लें, तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। तो वो समुदाय इस प्रकार से इनके प्रोवोकेशन में नहीं आया। अब ये चाहते हैं कि सिखों को हम प्रोवोकेट करें, और कुल मिलाकर के इनकी पूरी राजनीति को आप देखिएगा। जब कभी विशद रूप से आपने कहा कि चूंकि इसका बृहद आयाम में हम देखने की कोशिश करें, तो हमें 1946 के कैबिनेट मिशन को याद करना चाहिए। जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव आया था सेक्शन ए, बी और सी करके, तो ये सेक्शन ए पर अपना आधिवाद मिशन को ले, तो सेक्शन ए पर को ये अपने ग्रिप में लेना चाहते हैं, और बी और सी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चाहते हैं, कर रहे हैं। जो संघात्मक संवेदनशीलता है, मैं ढांचे की बात नहीं कर रहा फिलहाल, लेकिन संघात्मक संवेदनशीलता पर बार बार चोट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है, कभी चंडीगढ़ को छेड़ते हैं, कभी उसको छेड़ते हैं। हो सकता है कल के दिनों में, मैं आपको आगम कह रहा हूं, हो सकता है कल के दिनों में जो हमारे 4 बड़े महानगर हैं, उनको ये केंद्रीय महानगर के रूप में, सेंट्रल सिटी के रूप में उनको नोटिफाई कर दें, और वहां के लिए दूसरे विधाएं कर दें। तो इनके पास डिस्ट्रक्शन के 50 उपाय हैं, और मैं कह रहा हूं कि ये करेंगे। जैसे कलकत्ता है, दिल्ली की तरह कर देंगे कि ये जो हमारे बड़े बड़े महानगर हैं, इनको उस तरह से कर देंगे, मर्ज करके इनके लिए अलग कुछ कानून व्यवस्था कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये निरंतर आग से खेल रहे हैं। ये बार बार ये जानते हैं कि सिख सपोर्ट नहीं होने से किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता, और उसके बाद जब उनको अपनी तपस्या के अपूर्ण या अधूरे रहने का एहसास हो गया, तब जाकर के जब इन्होंने वापस लिया, उसके बाद भी इन्होंने कोशिश की कि किसानों को
पहले तो सिख और हिंदू में बांटा जाए, और सिख और हिंदू में बांट कर देखने के नजरिए के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब का उदाहरण लिया। पंजाब के किसान अलग, उत्तर प्रदेश के किसान अलग, और बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में ये कामयाब भी रहे, जो वहाँ के विधानसभा के नतीजों में परिलक्षित होता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका वह प्रभाव किसान आंदोलन का नहीं पड़ा जो अपेक्षित था, इतने सारे किसान मरे। तो अगर पूरे इसमें हम देखें तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इनकी नीतियों को हमें समझना है, राजकीय नीतियों को अगर समझना है, तो हमें कैबिनेट मिशन को उसका गहन पाठ हमें करना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन की बहुत सारी बातें तब नहीं मानी थी हमारे पुरखों ने, और इनको ये लग रहा है। तो ये देश अगर उधर जाएंगे तो ये यूनिटरी के तरफ जाए, एकात्मक की तरफ अगर जा रहे हैं तो भारत इस तरह से बनानी है। भारत जो संविधान में साफ साफ जानबूझकर जो लिखा गया है, इंडिया भारत जो है ये क्या उसको बोलते हैं, राज्यों का संघ है। ये राज्यों का संघ नहीं मानते हैं, ये मानते हैं राज्य भारत के अंग हैं, अनुषंगी संस्थाएं। ये भारत को मानते हैं कि भारत यूनिट है, बाकी इसके अंग है, जबकि स्थिति उल्टी है। तो इनके पूरे के पूरे दर्शन में ही खोट है। इसलिए SIR कराएं या कुछ भी कराएं, चाहते हैं पूरे देश में एक उथल पुथल मचा रहे, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ होता रहे। अब देखिए कि अगर इसको अभी हम मानव श्रम के हिसाब से देखें तो कितना मैंडेज इसमें इन्वॉल्व हुआ है, कितना स्टेशनरी हमारा इन्वॉल्व हुआ है, कितना हमारा एयर टाइम इसमें जा रहा है, ये नॉन इशू में जा रहा है। कोई इशू की बात तो हो नहीं रही है, मुद्दे की बात हो नहीं रही है। अब लेबर कोड की आप बात कर रहे थे प्रशांत सर, लेबर कोड की बात तो इन्होंने कोरोना के समय में चालू कर दिया था, जब लोगों के रोजी रोजगार छिन रहे थे। और 4 जो लेबर कोड ले आए हैं, ये इस पर कुल मिलाकर के ये है जो कलेक्टिव, हर तरह की कलेक्टिविटी को ये नकारते हैं। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हमारे ट्रेड यूनियन का आधार है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसके कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिनाई करते हैं। ये इंडिविजुअल से निगोशिएट करेंगे, बल्कि निगोशिएट भी नहीं करेंगे। दिन के अंत में जो इनको समझ में आएगा, जो सामंतवादी रवैया में होता है, वो उठा करके 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जो भी है ये फेंक देंगे, क्योंकि लेबर लॉज IPC में कवर्ड नहीं है। अगर कोई किसी की मजदूरी मार देता है तो यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, ये बताएं कि IPC की कौन सी धारा उस पर लगेगी। 420 के अलावे 420 को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जानते हैं बेहतर कि IPC में ये कोई भी लेबर लॉ वायलेशन पड़ता नहीं है, कि जो फाइनेंशियल ऑफेंसेज हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेज हैं, वो घुमा फिरा करके कानून में, आपराधिक कानून में आते हैं, वरना वो तो प्रोसीड्यूरल डिफॉल्ट में आता है, प्रोसीड्यूरल मिस्टेक्स में वो पकड़ में आता है, जिसका बार बार सुधार होते रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक बहुत कठिन समय में, ऐसे में जब राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि SIR के माध्यम से ये लोगों पर हमला कर रहे हैं, जनता पर ये हमला है, उनके जनतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक तरीका है, वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। इसे कुछ लोग जिस तरह से 272 आ गए, उनके पक्ष में खड़े हो गए, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, जिनकी सबकी पूछ दबी हुई है, इनके अपने पेंशन पर अटैक होने वाला है, इनको खबर नहीं है, इनका अपना पेंशन छीनने वाला है, इनको खबर नहीं है। देखिएगा महीना 1.5-2 महीना के बाद ये बिलबिलाते हुए कैसे आएंगे कि रक्षा करो, रक्षा रक्षा चिल्लाएंगे, त्राईमाम त्राईमाम। तो क्योंकि सबकी पूछ दबी हुई है। ये सरकार, हर सिविल सोसाइटी का हर आदमी जो एक लंबी उम्र पार कर चुका है, एक नाटक है सर, अब उसको मैं क्या चर्चा करूं, लेकिन उसका लबोलुबाव ये है कि मध्य वर्ग का आदमी हर समय किसी न किसी कानून का उल्लंघन कर रहा होता है, क्योंकि कानून इतने जटिल होते हैं कि हम किसी न किसी कानून को दाएं बाएं करते रहते हैं, और जब चाहे तब व्यवस्था उसको फंसा ले उसमें। तो ये दूसरों को फंसाने की नीति पर है। ये ओम शांति नहीं, ओम कलह की राजनीति करते हैं। ये कल ही स्वभाव के हैं। जितनी जल्दी देश को इनसे मुक्ति हो, लेकिन कैसे मुक्ति हो, अभी सर बोल रहे थे एज सुन एज पॉसिबल, हिंदी में कहें तो यथाशीघ्र संभव, यथाशीघ्र, जितना जल्दी आप कर सकें, नो फर्दर डिले, नाति विलंब। सारे प्रावधान खत्म हो गए हैं, क्योंकि इरादा सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी का ये ट्वीट कितना मायने रखता है यहाँ पे? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी का ट्वीट मायने तो काफी रखता है, और जो मूल समस्या है उसकी तरफ राहुल गांधी ने ध्यान भी आकर्षित किया है कि किस तरीके से SIR के नाम पर मतदाता को भी परेशान किया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों को भी परेशान किया जा रहा है।
तो ये तो राहुल गांधी ने उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है राजीव जी, लेकिन बात यही है कि इसकी समस्या जो है, इसकी जड़ में है कौन आखिर? क्या ज्ञानेश कुमार है कि चुनाव आयोग है कि मोदी जी हैं? आखिर इसकी जड़ में कौन है? तो हमको लगता है कि इसकी जड़ में ना ज्ञानेश कुमार है ना चुनाव आयोग है, इसकी जड़ में मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही, ये अनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं और इनको आदेश सीधे सीधे मोदी जी से प्राप्त होता है, उसको ये करते हैं। ये एक आम समझ राजीव जी बनती चली जा रही है। बीएलओस के ऊपर दोहरे तरीके का दबाव है कि एक तो उनको जनता की गालियां भी मिल रही हैं, जैसे प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि जो सवाल चुनाव आयोग से नहीं पूछे जा सकते वो पूछे जा रहे हैं बीएलओ से, जी। बीएलओ उसका जवाब बेचारा दे। उसके बाद फिर दबाव है कि जल्दी काम करो। तीसरा दबाव है कि आपको वोट काटने हैं और फर्जी वोट जोड़ने हैं, तो ये दबाव भी बीएलओ के ऊपर है, तो बीएलओ को ये काम भी करना है। तो सारे दबाव एक तरीके से देखा जाए तो बीएलओ के ऊपर आ रहे हैं, जनता का दबाव, सरकार का दबाव और चुनाव आयोग का दबाव, इस तरीके से दबाव सामने आ रहे हैं। उधर जनता जो है वो परेशान है कि भाई ये नई मुसीबतें ला के मोदी जी ने रख दी है। तो अब राजीव जी, मोदी जी रात को 8 बजे नहीं आते हैं और रात को 8 बजे आना बंद कर दिया है, अब वो ज्ञानेश कुमार जी को भेज देते हैं। बस अंतर इतना आया है इन 11 वर्षों में कि मोदी जी अब रात को 8 बजे अवतरित नहीं होते हैं, ज्ञानेश कुमार जी के जरिए एक चिट्ठी जारी करवा देते हैं कि एसआईआर होगा। बस हो गया काम, हो गया सब कुछ ठीक ठाक। अब पूरा देश जो है लगा हुआ है कागज ढूंढने में। सब कह रहे थे ना कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी अपने कागज नहीं दिखाएंगे। और मुझे लगता है राजीव जी कि चुनाव आयोग से पूछा जाए कि मोदी जी ने अपना भरा एसआईआर का फॉर्म कि नहीं भरा और अमित शाह जी ने भरा कि नहीं भरा, और मोदी जी ने भरा तो उसमें क्या जानकारी दी मोदी जी ने, ये सवाल निश्चित तौर पे कुछ आरटीआई लगाने वाले लोग हैं वो पूछेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इस आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन पूछा अवश्य जाए कि मोदी जी ने एसआईआर भरा तो उस एसआईआर में मोदी जी ने क्या जानकारी भरी, विवाहित होने की जानकारी अब एसआईआर में भरी कि नहीं भरी, पत्नी का नाम भरा कि नहीं भरा, ये सारी बातें भी उनको बतानी चाहिए। बहरहाल ये एक अलग मसला हो जाता है, लेकिन जो असली संकट है राजीव जी, वो संकट ये है कि किस तरीके से, एक तो राजीव जी ये जनसंहार का भी एक तरीका है। ये एसआईआर जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि मताधिकार छीन लिया जाएगा, और इस पर राजीव जी अंतरराष्ट्रीय ताकतें बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं कि गरीब जो है उसको पूरी दुनिया से मिटाया जाए, और उसी का उस एजेंडे का ये एक हिस्सा है। बिल गेट्स राजीव जी बड़े भारी पूंजीपति हैं और उनका बड़ा योगदान बताया जाता है। उन्होंने अब एक फाउंडेशन भी बना लिया है, हालांकि उनकी पत्नी का उनसे तलाक हो गया है बहुत तगड़ी एलोमनी दे करके। उन बिल गेट्स का एक फाउंडेशन राजीव जी कई कार्यक्रम चलाता है, और आरोप ये है कि उन बिल गेट्स जो है उनका ये सिद्धांत है कि इस धरती पर अब गरीब को रहने का अधिकार नहीं है। तो तमाम वैक्सीनेशन के तरीके निकाले गए, आधार कार्ड जो था उसके पीछे भी इसी तरीके की रणनीति थी कि इसके जरिए आपका डाटा सब इकट्ठा हो जाएगा, आपके डीएनए चेंज किया जा सकते हैं। इस तरीके की षड्यंत्रकारी बातें चलती रहती हैं। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा भी मालूम पड़ता है कि गरीब को अब रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में जिस तरीके से नाम कटे हैं वो साफ तौर पर ज्यादा नाम गरीबों के ही कटे हैं, या फिर उनके कटे हैं जो गरीब नहीं भी हैं, तो जो भाजपा के विरोधी हैं तो वो चिन्हित किए गए हैं, तो ये नाम कटे हैं। तो इसी तरीके से पूरे देश भर में होगा, यानी अब गरीबों का सफाया जो है वो अब संस्थागत तौर पे और संवैधानिक तौर पे करने की तैयारी जो है ये एक तरीके से समझी जा सकती है। जब एसआईआर में आपका नाम नहीं आएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, फिर आपको कोई रोहिंग्या बता देगा, कोई बांग्लादेशी बता देगा, कोई म्यांमार का बता देगा, कुछ अमेरिका का बता देगा, कोई पाकिस्तान का बता देगा, कहीं का भी बताकर फिर आपको जो है वो भेजा जाएगा, समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ये भी हो सकता है, ना हो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चर्चाएं चलती हैं चर्चाओं को रोका कैसे जाए। तो राजीव जी एक हल्का फुल्का षड्यंत्र नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है, और ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही षड्यंत्र नहीं है, ये पूरे इस देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जो है एक तरीके से षड्यंत्र है, और गरीबों के खिलाफ साफ तौर पर जो है वो षड्यंत्र है। इंदिरा गांधी तो नारा देती रही कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मोदी जी बहुत आलोचना करते हैं कि नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो आज तक नहीं हटी। मोदी जी तरकीब निकालना है कि गरीबी तो हटा नहीं सकते हैं, तो गरीबों को हटाओ, लेकिन ये नारा जो है देने की क्षमता नहीं, मतलब हिम्मत नहीं है। तो एसआईआर के जरिए अब गरीबों को मिटाओ, ये कार्यक्रम चल रहा है। अब इसमें हथियार बना हुआ है चुनाव आयोग, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक संवैधानिक संस्था जिसने संविधान के तहत जिसको अधिकार मिले हैं वो संविधान के खिलाफ जाकर काम करता हुआ राजीव जी दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी एक संवैधानिक संस्था जो है वो संविधान की हत्या होते हुए देख रही है, लेकिन उस पर खामोश बैठी हुई है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की, संविधान का जो कस्टोडियन है। ये साफ तौर पे एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है राजीव जी,
ये शुद्ध रूप से संविधान की हत्या है, संस्थागत रूप से संविधान की हत्या है। तो दिग्विजय सिंह जो कह रहे थे कि ये संविधान को बचाने की और संविधान की लड़ाई लड़ने का वक्त है, निश्चित तौर पर राजीव जी संविधान तो खतरे में है ही, और संविधान ने जो एक ताकत दी एक आम आदमी को और हर व्यक्ति को एक बराबर का अधिकार दिया, राजीव जी आज वो अधिकार छीने जा रहे हैं और संस्थागत तौर पर छीने जा रहे हैं, कानून के जरिए छीनने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजों के खिलाफ देश को एकजुट होना पड़ेगा। जो भी संवैधानिक तरीके, लोकतांत्रिक तरीके हो सकते हैं, इसका विरोध होना चाहिए राजीव। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। हम लोग जो चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की चिंता भी है। लेकिन आम जनता क्या करे ऐसे समय में? चलिए एक एसआईआर की ही बात कर रहा हूं, चूंकि आपने फॉर्म भर दिया है, जिसके पास 2003 की लिस्ट नहीं है वो क्या करे? नॉर्मल वे में क्या करे? एक नागरिक, इस देश की जो आवाम है, जनता है, क्या करे आखिर? देखिए राजीव जी, अभी जी की जो प्रक्रिया चल रही है, कहने को तो ये लोग कह देते हैं बीएलओ के पास, मैंने देखा बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मेरे पास 2003 का नहीं है, हम क्या करें? तो वो कहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा भर दीजिए, नीचे का छोड़ दीजिए, साइन करके दे दीजिए। कहने का मतलब है उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या वो आश्वस्त हो जाए कि उसका नाम नहीं कटेगा? जैसा कि डीएम सारे अपने जो डाल रहे हैं ट्विटर हैंडल्स पर, जो निर्देश वगैरह सारे डीएम डाल रहे हैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि आप अगर नहीं भरते हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की हालांकि आवश्यकता नहीं बताते हैं, लेकिन वो 2003 वाला फॉर्म और डिटेल तो भरने को कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि उनके भरोसे हमने छोड़ दिया, चुनाव आयोग के भरोसे छोड़ दिया, जैसा भी साइन करके। अब क्या है, चुनाव आयोग बता देगा कि हमने इतने प्रपत्र भरवा लिए। अब उसमें जिसको मन आएगा उसको वो रख लेगा। जो भाई रहते हैं कॉलोनियों में, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में, उनका नाम क्यों कटेगा? उनको छोड़ देंगे, वो नहीं भी भरेंगे तो भी उनको रहने देंगे। लेकिन जो झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो टारगेटेड हैं सत्ताधारी दल की ओर से, जो धार्मिक रूप से, जो जातिगत रूप से, वो उनको परमिशन देंगे या नहीं देंगे, वो उनकी मर्जी। यानी एसआईआर की का जो प्रपत्र है उनमें इतनी सारी शर्तें रख दी गई हैं, और उसके बाद प्रैक्टिकल में वो ये उसको ढील देने की भी बात बहुत धड़ल्ले से कहते हैं, अरे कोई बात नहीं है, भर दीजिए ना, ये भी कहते हैं इस अंदाज में। तो लेकिन फाइनल जो कॉल उनके पास आ जाता है कि किसका हम मतदाता सूची में नाम रखें और किसका नहीं रखें। यही तो खेल है राजीव, यही खेल है। वो कहेंगे हमने 99.9% तक जो है लोगों को प्रपत्र भरवा दिया, वो कहेंगे कि 100% तक सब लोगों ने बीएलओ ने अपना काम कर दिया, या इस तरह से भरेंगे, और बाद में उसमें से कहेंगे कि ये अयोग्य थे, इसको हमने हटा दिया। ज्यादा स्पष्टीकरण भी देना नहीं है, कहाँ देने को आया है, कोई बताने को आया है कि किस लिए हटा दिया। जिसका मन आया हटा दिया, जिसका मन आया जोड़ने की तो प्रक्रिया अलग है, वो बनाए रखा। इस प्रपत्र एसआईआर के माध्यम से यही हो रहा है। यानी हम डरते रहे तब तक जब तक कि हमारा नाम भी वोटर लिस्ट में ना आ जाए। लेकिन हम क्यों डरे राजीव जी? अरे भाड़ में जाए, वोट ही तो नहीं देना है। ऐसे भी वोट दे के क्या होना है? वोट देके तो वही सरकार आनी है, वोट किसी को भी डालो उसी की सरकार बनेगी। तो क्या करना? वोट इतना परेशान होके क्या करना? नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे, जैसे तैसे भर दिया, चलो दे दिया, कोई बात नहीं। ये माहौल बन रहा है। यानी जनता चुनाव के प्रति उदासीन होती जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया में भी वो उस शिद्दत के साथ भाग नहीं ले रही है, नहीं लेगी कि अपना वोट हमें बचाना ही है। अगर बचाना ही है वाली बात होगी तो बीएलओ आत्महत्या करेगा तो वोटर भी आत्महत्या करेगा। वोटर को अभी वो उस हद तक वो चिंता नहीं है। वोटर क्या है कि उदासीन होकर के अपने आप को बचा रहा है, बीएलओ जान दे करके अपने आप को हमेशा के लिए छुटकारा पा रहा है। ये खतरनाक स्थिति बनी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो अजीत अंजुम साहब का भी ट्वीट देखा मैंने, तो वो भी इंदिरापुरम में ही रहते हैं, हमसे कुछ 1.5-2 किलोमीटर इधर उधर। उनके भी अपार्टमेंट में
बीएलओ गए, उनका एक्सपीरियंस ये है कि बीएलओ के पास में जब वो गए, फोन किया, पता लगा कोई आया नहीं, उनके पास में कोई बीएलओ नहीं आया। एक को फोन किया तो उन्होंने कहा आपका मेरे पास नहीं है। फिर दूसरी बीएलओ थी, महिला थी संभवतः, तो उसको उन्होंने कहा तो उन्होंने भी कहा कि मेरे पास नहीं है। तो अब वो डीएम को टैग करके लिख रहे हैं कि अब बताइए हम कहाँ जाएं अपना पता लगाने की मेरा वोटर लिस्ट जो है किस बीएलओ के पास है, मेरा वोटर वाला जो नाम है लिस्ट में किस बीएलओ के पास है। तो ये स्थिति है, और जो समझदार लोग हैं उनके साथ भी दिक्कत है। तो जो लोग पहुंच वाले नहीं हैं, समझदार होने के बावजूद जिनकी पहुंच नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी समझदारी को का भी। ये हालात एसआईआर के साथ बने हुए हैं। ये आम जनता चिंतित है, और खास करके हम लोग जब बात करते हैं, प्रतिक्रियाओं में भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इतनी विवेचना करके ही क्या होगा, चुनाव तो वही जीत ले जाते हैं, बेईमानियां भी धड़ल्ले से कर जाते हैं, कोर्ट में भी कोई सुनने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे आप, चर्चा ही करके क्या कर लेंगे। अब तो ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि जब उम्मीद टूट रही है जनता की कि कहीं से कुछ न्याय मिल सकता है, तो हम जो तर्कों के आधार पर चर्चा करते हैं, हमें भी पूछा जाता है आप चर्चा करके क्या कर लोगे। या ये जो है ना, ये निराशा की ओर या देश को आप कह सकते हैं अराजकता की ओर भी कह सकते हैं। देखिए, अराजकता तो तब होगी जब जनता कुछ एक्शन में आएगी, क्यों, जब, और अराजकता निराशा से ही पैदा होती है। निराशा का अगला चरण होता है अराजकता होती है। तो ये निराशा का चरम जो है पाने की ओर देश अग्रसर है, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कहां से समाधान मिलेगा। क्या राजीव रंजन जी के पास में चर्चा कर लेने से हमें कुछ डायरेक्शन मिलेगा? मजबूती मिल सकती है, मानसिक मजबूती मिल सकती है, लड़िए कुछ दिन और लड़िए, ये तो हो सकता है। लेकिन ये कुछ दिन का भी भरोसा राजीव रंजन जी और उनका पैनल कब तक दिलाएगा? ये संघर्ष आपको करना है और ये हासिल करना है, डेमोक्रेसी बचानी है, ये कब तक दिलाएगा? यहां से भी, हमारे एंड से भी एक सीमा होती है। हम कब तक भरोसा देंगे, या कोई भी सभ्य समाज अपने नागरिकों को कब तक भरोसा देगा कि हम आपके साथ हैं? ये वाली स्थिति हमें दिख रही है, जो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। राजनीतिक दलों के लिए भी इसी लेवल पर और आगे चिंतन, मनन, एक्शन की जरूरत दिखती है। वो एक्शन हमें और चाहिए, राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा है। जी 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 प्रशांत जी, यहाँ बात एक निराशा की हो रही है, और क्या आपको लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत साजिशन इस दिशा में इस देश के जनता को ले जाया जा रहा है, जहां जनता निराश हो जाए, जनता इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे भरोसा करना छोड़ दे कि छोड़ो, और फिर उसके बाद वन फाइन डे संविधान का कोई वो आ जाएगा संशोधन कि अब चलो, अब चुनाव करवाना ही बंद कर देते हैं? देखिए राजीव जी, हम यहाँ पे जो काम करते हैं, तो हम आशा निराशा की बात जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, तो हमारा वो काम नहीं है। हम तो घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, राइट, जो हमारे सामने है, जो पब्लिक डोमेन में है। ना हम सूत्रों के हवाले से कुछ कहते हैं, हम अपना एक विश्लेषण करते हैं। अब उसमें जो बड़ी मुख्य बात यह है कि हमको, और विश्लेषण करते वक्त हमको एक बहुत सावधानी ये बरतनी होती है कि हमको हमारे इकोसिस्टम से हमारे दिमाग में कोई चीज प्लांट तो नहीं की जा रही है, कोई विमर्श घुसेड़ा तो नहीं जा रहा है। और वो इस हद तक घुसता है कि भले ही हमारा नाम कट जाए मतदाता सूची से, लेकिन वोट चोरी मुद्दा नहीं है। ये पराकाष्ठा है विमर्श के इम्प्लांट होने की, कि हम बीएलओ को फोन कर रहे हैं, बीएलओ कह रहा है कि ये आपका नाम नहीं है, लेकिन बिहार में वोट चोरी मुद्दा नहीं था। ये उसका नतीजा है। तो
इसको हमको थोड़ा सा बड़े प्लेटफॉर्म पे समझना चाहिए कि जो राहुल गांधी का ट्वीट है, उसको जो बात अमरेंदु जी भी कह रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए, ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है, ये जो अफरा तफरी का शब्द इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, क्यों हो रहा है? मुख्य चीज राजीव जी ये है कि जो उद्योगपति है, जो जनता के पैसे से, पब्लिक रिसोर्सेज से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, जिसकी वजह से 50% टैरिफ लग गया भारत के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ है प्रॉफिट कमाने पर। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे वो निजात पाना चाहता है, जिसके वजह से वो मोदी जी को पे मेहरबान है? उसको सोशल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, उसको वो आवाजें नहीं चाहिए कि हमारा बोनस दो, हमें हमारा रोजगार दो, हमारे अधिकार दो। वो आवाजें उसको नहीं सुननी है। तो उसका आसान तरीका क्या है? हिंदू मुसलमान, SIR, ऐसे चीजों में उलझा के रखो ताकि लोग, जिसकी बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं ना कि हम वो निराशावादी हो जाए। निराशावादी का उद्देश्य क्या है? कि हम ये जो भारत के रिसोर्सेस को लूट कर, जो पहले तो अंग्रेज करता था, अब ये भारत के उद्योगपति करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं, हम उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं, हम सच बोलना बंद कर दें, हम कलेक्टिव वॉइस पे ना करें, लोग जंतर मंतर जाने से डरें, लोग यूनियन बनाने से डरें। तो ये इस तरफ जा रहा है चीजें, और इसमें हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत मुफीद है। ऐसे ही नहीं उस उद्योगपति ने इतना बड़ा हजारों करोड़ का मीडिया जो है वो लगा रखा है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है। और इसको राजीव जी इस ढंग से सोचिए कि जिसके पास ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिसके पास अकूट संपत्ति है लाखों करोड़, वो आदमी, वो उद्योगपति कुछ 100 करोड़ रुपए खर्च करके मीडिया क्यों बनाएगा? जिसके पास एक शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग मॉल के सामने परचून की दुकान क्यों खोलेगा? एक वो इसीलिए खोलेगा कि वो परचून की दुकान जो है वो शॉपिंग मॉल के ऊपर जो आने वाली मुसीबतें हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो ये जो मीडिया बनाया गया है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, जो राहुल गांधी की इमेज की वो करता है, जो जिसको लालू का जंगल राज दिखाई देता है, नीतीश कुमार सुशासन कुमार दिखाई देते हैं, जबकि नीतीश कुमार के काल में ही भारत की सबसे कम औसत आयु है जो बिहार में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बिहार में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। जो मजदूर, चाहे सड़क केरल में बननी हो या तमिलनाडु में बननी हो या कश्मीर बननी हो, बिहार का ही मजदूर होता है। ये सुशासन कुमार है। दोनों में फर्क ये है राजीव जी कि लालू प्रसाद यादव और RJD या CPI-ML या कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो सामाजिक न्याय पे आधारित है। नीतीश कुमार ने यथास्थिति वाली सामाजिक ताकतों के सामने सरेंडर किया है। मोदी जी जो है नीतीश कुमार के मॉडल को फॉलो करते हैं। ये मूल अंतर है कि लालू प्रसाद के बिहार में बोलने की जबान दी लोगों को, गरीब लोगों को, शोषित लोगों को, और इन्होंने सामाजिक यथास्थिति वाले लोगों को और साफ साफ शब्दों में कहे कि सवर्णों के सामने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। और इसी का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो नरेंद्र मोदी है, और वो RSS से भी मेल खाता है। जो फाइनेंस कैपिटल है, जो पूंजीवादी है, उसको भी ये सूट करता है
कि चल रहे तो हिंदू मुसलमान, लोग अधिकारों की बात तो नहीं कर रहे ना, फंसे हुए हिंदू मुसलमान में। तो ये समझना चाहिए कि ये जो चीजें हो रही हैं उसका उद्देश्य क्या है। ये जो अफरा तफरी है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य वही जो मैं पहले कह रहा था कि ये 21st सेंचुरी का मनुवाद है, जो बहुत तरीके से SIR के जरिए, लेबर लॉज के जरिए, ED CBI के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, इन सब के जरिए लागू हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। बहुत सी बातें भी चर्चा हुई। राजीव जी, एक सेंटेंस केवल बोलूंगा, मैं खत्म करता हूँ आज की बात, कि बड़ी विमर्श चला कि साहब मेहनत बहुत है, बीजेपी ने मेहनत बहुत की। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। अब तो रूस से तेल लेना बंद कर दिया, रिलायंस ने भी बंद कर दिया, पब्लिक सेक्टर ने भी काफी कम कर दिया। तो अभी 50% टैरिफ क्यों है? क्यों अमेरिका से टैरिफ के बारे में डील क्यों नहीं हो पाई? वो तो बड़े दोस्त हैं आपके। तो कौन सा काम करते हैं? 18 घंटे काम क्या करते हैं? कितनी फाइलें देखते हैं? मैं मनमोहन सिंह के बारे में जानता हूं, मैं तमाम और प्रधानमंत्रियों के समय मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय कवर किया है ऐसे करस्पॉन्डेंट। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री घंटों घंटों ऑफिस में बैठ के रात 8-8 बजे तक फाइलें क्लियर करते थे। आप जरा पता कर लीजिए कि पीएमओ से निकलने वाली कितनी फाइलों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का नोटिंग होती है। नहीं मिलेगी। तो ये सब लंबी बहस का है, लेकिन मूल मुद्दा वही है जो अफरा तफरी जो राहुल गांधी ने किया, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अफरा तफरी, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, SIR, वो सब जो है वो एक नए जमाने के मनुवाद और सामंतवाद की तरफ ले जाने का एक पूरा प्रोजेक्ट है। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके तह में जाने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी के इस ट्वीट के क्या मायने हैं, एक बार फिर आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास। कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? अफरा तफरी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी लिख भी रहे हैं कि देश में अफरा तफरी का आलम है SIR के कारण। जी, ये उन्होंने बहुत ही अपने तरीके से सावधान किया, बार बार सावधान करते हैं। और मोदी जी इस समय में जो कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को हॉरिजेंटली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टियों को उन्होंने वर्टिकली डिवाइड किया था, कांग्रेस में वो हॉरिजेंटली डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि नीचे जो कार्यकर्ता है, जो प्रदेश स्तर और उसके नीचे के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम को वे मरोड़ लेना चाहते हैं, नोच लेना चाहते हैं। ये मैं आपको संकेत दे रहा हूं, और इस पर उनकी योजना पूरी लग चुकी है। इसलिए कांग्रेस को सावधान होना चाहिए। अफरा तफरी पूरे देश में मचा करके उन्होंने रख दिया है, संगठनात्मक भी, राजनीतिक रूप से भी, और उन तमाम चीजों को भी। देखिए SIR में क्या है कि जो लोग कानूनी रूप से पीछा कर सकते हैं, आउटरेज जिसको बोलते हैं, लीगल आउटरेजिंग जिनकी कैपेसिटी है, उनके यहाँ तो सारी सुविधाएं हो जाएगी, उनका नाम तो शामिल रहेगा। लेकिन जो लोग कानून के सहारे जिंदा रहने वाले लोग हैं, जिस श्रेणी के लोग हैं, उनका नाम, कानून उनको उनका दूसरा रास्ता दिखा देगा। ये तमाम प्रयोजन इसीलिए है, चाहे SEZ हो, या हो, वह हो, लेबर कोड हो, सब उन लोगों पर जुल्म ढाने के लिए है जिसको कभी आजकल है तो कांग्रेस में, लेकिन बड़े मुखर थे जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का आजकल बहुत करीब पाए जा रहे हैं श्रीमान थरूर जी, जिन्होंने कैटल क्लास की बात की थी कभी। तो ये जो कैटल क्लास है, ये कैटल क्लास की जिंदगी ऐसे ही दिक्कत हो गई है। देखिए, लोकतंत्र की जरूरत किसे है? प्रेम कुमार सर, हम सभी ये बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र जनता की जरूरत है, तो इसकी रक्षा जनता को करनी होगी, जनता को सामने आना होगा। जनता के हिस्सा के हिसाब से ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जनता के ही अंग हैं। ये हमारे आपके तमाम लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा, और ये किसी को दोष देने से, किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे हमारा लोकतंत्र नहीं जिंदा रह सकता है। और आप जानते हैं कि ये 250वां साल है लोकतंत्र के इतिहास का। ठीक है, जगत जननी लोकतंत्र की जननी हमारा देश है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र को हम लोग 1775 के अमेरिकी क्रांति से, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से काउंट करते हैं, जहां एंटी कॉलोनिज्म
ये स्टेट वहां पर अमेरिका कैसे बसा था, अमेरिका की बहुत टेरिफ वगैरह की चर्चा होती रहती है। तो एंटी कॉलोनियल फोर्स के खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ था 1775 से लेकर के, और तब फिर तो उसको लोग यादगार करते हैं। अब ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र बूढ़ा नहीं हो गया है। इसी अमेरिका ने उदार लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र में छल पैदा करने की कोशिश की, रोनाल्ड रीगन वगैरह है। तो वहां जो फिर अगर कभी डेमोक्रेट्स आए और कोई उनको सुधी बुद्धि हुई, अच्छे ढंग से उन्होंने चलाने की कोशिश की, तो देखा जाएगा। हमारा संविधान लागू हुए 75 साल हुआ है। 75 साल का हमारा जो अभ्यास है लोकतंत्र का, उसको भी हमने अभी सिर्फ राजनीतिक ढंग से आधे अधूरे ढंग से हासिल करने की कोशिश की है। सामाजिक स्तर पर तो हम उतर ही नहीं पाए हैं अपने लोकतंत्र को लेकर के। इसलिए जब हम जनता से अपेक्षा करते हैं कि वे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आगे आए, तो हमें यह महसूस करना होगा कि लोकतंत्र का जो सारांश है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो आनंद है, वो सही अर्थों में अपनी पहचान के साथ जनता तक वो ट्रिकल डाउन हुआ नहीं है, पहुंचा नहीं है। इसीलिए उनको लोकतांत्रिक अधिकार किसी न किसी के सहारे हासिल होता रहता है। जो स्वतः हासिल होना चाहिए, उसके लिए भी किसी नेताजी की, किसी न्याय प्रभु की, किसी न किसी की पैरवी चाहिए होती है। इसलिए लोकतंत्र के महत्व को, लोकतंत्र की विफलताओं को बेहतर आयाम की आप बात बोल रहे हैं, तो उसमें उनको देखना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए, कांग्रेस तो राहुल गांधी यही काम ही कर रहे हैं इस अफरा तफरी से लड़ने के लिए। ये पूरे देश में उथल पुथल और अफरा तफरी का अराजक माहौल क्रिएट करेंगे। और जानते जाहिर है कि एक आदमी को सब कुछ देने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पेपर पैती हो, चाहे हंसदेव का जंगल हो, चाहे कुछ और हो, कहीं और हो। तो ऐसी स्थिति में जनता क्या करे? हताशा तो नहीं, लेकिन हाँ, हताशा नहीं, लेकिन करे तो करे क्या? एक छद्म बुलावे के आशा से कभी कभी हताशा भी थोड़ी काम कर जाती है। ये, और मैं एक अंतिम बात ये कह रहा हूं कि हारा हुआ क्षण जो होता है ना, पराजय का क्षण, ये सेंस ऑफ डिफीटिज्म, हारता आदमी तब नहीं है, विफल होने और हारने में अंतर है। विफल होने में और हारने में अंतर है। विफल तब होता है जब हमारा कोई प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता है, हम फिर करेंगे। हारता तब है जब उसे लगता है कि अब बंद करो ये काम। हम विफल हो रहे हैं, अभी तक हम विफल हो रहे हैं लोकतंत्र को लागू करने में, हार नहीं रहे हैं, हम फिर नए सिरे से खड़े हो रहे हैं। और आपको ये बात बताऊं कि हार या विफलता हार की तरफ ले जाती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। ये हर विफलता आपको आत्मावलोकन के व्यूह में डाल देती है। आपको अपना दुश्मन, अपने हार का कारण अपने अंदर दिखने लगता है, और बाहर का दुश्मन बड़े आराम से अपना काम करके निकल जाता है। हमें इस व्यूह से भी बचना है कि हम हार के दबाव में, अगर विफलता के दबाव में अगर हम उस व्यू की तरफ जाएंगे, आत्मावलोकन की व्यू में फंसकर बाहर के दुश्मन को पहचानने से इनकार कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम हार की तरफ भी बढ़ जाएंगे। और ये आज की बड़ी चिंता है सर। भारत हारा हुआ कभी रहा नहीं। भारत ने अंग्रेजों को हराकर भगाया। वो जिसकी कभी बोलते हैं तूती बोलती थी, उसको हिंदुस्तान की आवाम ने उनसे आज़ादी पाई। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये किसी धर्म पुराण की बात नहीं है। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी प्रशांत जी। 1 मिनट का राजीव जी समय चाहूंगा अमरेंद्र जी के पहले, और समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन 1 मिनट का। शुरुआत में चर्चा की थी कि मोदी जी ने आह्वान किया कि कांग्रेस को टूट जाना, कांग्रेस की स्प्लिट होना चाहिए। तो जरा मैं बहुत ही संक्षेप में बता दूं कि कांग्रेस में कई बार स्प्लिट हुए हैं। 69 में स्प्लिट हुआ तो कांग्रेस, तो इंदिरा गांधी की पकड़ सरकार और पार्टी में और मजबूत हो गई। 78 में स्प्लिट हुआ तो उस वक्त मेन कांग्रेस जो है वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस इमर्ज होके आई, और 1980 में सत्ता में आ गई कांग्रेस। उसके बाद आखिरी स्प्लिट कांग्रेस में हुआ 1999 में, जब शरद पवार निकले, और 2004 में कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो स्प्लिट करवाएं मोदी जी। इतिहास तो कांग्रेस के पक्ष में है, और गांधी परिवार इमर्ज हुआ है, गांधी परिवार मजबूत हुआ है उसके बाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे 69 की बात हो, चाहे 78 की बात हो, या 99 की बात हो, और हर जगह कांग्रेस मजबूत हुई और गांधी परिवार मजबूत हुआ है, ये साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। अमलेंदु जी, जल्दी से एक छोटा कमेंट आपसे चाहूँगा, और
निराशा की बात हो रही है। हालांकि मैं निराशा से बिल्कुल बाहर निकलने वालों में से हूं और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग भी निराश मत होइए। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये कतई नहीं है कि आपको निराश करना। इस प्रोग्राम को करने का मकसद, जो प्रेम कुमार जी और उनके बाद प्रशांत टंडन जी और उनके बाद प्रफुल्ल कोलख्यान जी जो बात रख रहे थे, यहाँ पर इस चर्चा में जो कुछ चल रहा है, और सही कह रहे थे प्रशांत जी कि जो हो रहा है उसका हम विश्लेषण करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि आप निराश हो जाएं। आप लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में और खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसके जरिए आप वोट देने जाते हैं, इसमें भरोसा छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने मत का अधिकार आप कीजिए। आप इस बात के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहिए, क्योंकि आप इसी देश के नागरिक हैं। अगर आपने कल वोट दिया है तो आज आपके वोट देने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, ये तय मानिए। और इसके लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, और फाइनली आखिरी में 12वां दस्तावेज जो है वो आधार कार्ड है। अगर कोई नहीं लेता है तो इंडिविजुअली आप कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं कि आपके आधार कार्ड को क्यों नहीं लेगा कोई। कैसे साबित कोई कर रहा है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? आज की तारीख में 12 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। ये जो 2002 या 2003 की लिस्ट मांगी जा रही है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो भी आपका नाम आ सकता है। आपको करना यही है जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे, नीचे के फॉर्म में मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम और बाकी चीजें आप भर के, आधार कार्ड या उससे रिलेटेड कुछ भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, सबसे इजीली अवेलेबल आधार कार्ड है। और उसके बाद भी अगर न माने, लड़ाई कीजिए, हमें भी लिख के भेजिए, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके हक की बात है और यही हम कर रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, यही तो लड़ रहे हैं, आपके, हमारे, हम सब के लिए। इसलिए हम यहां पर कोई मोर्चा खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा हो कि कोई मोर्चा, हमारा काम नहीं है, वो हमारी शक्ति भी नहीं है। बिल्कुल उस मॉल के सामने एक पान ठेले की तरह हैं हम, जो प्रशांत जी कह रहे थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस पान ठेले पे बहुत सारी खबरें मिलती हैं पान खाते खाते। बहुत कुछ पूरे देश में और पूरी दुनिया में और उस शहर में क्या कुछ चल रहा है, उसी पान ठेले से आपको मिल जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ें और जल्दी से जरा अमलेंदु जी क्लोजिंग कमेंट। और रात होने को है, इस रात की सुबह नहीं, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, याद होगा, वो फिल्म देखे होंगे, इस रात की सुबह नहीं। लेकिन क्या यहाँ सुबह जो मैं देखता रहता हूँ आपको दिखाई दे रहा है? राजीव जी, जब आपने रात की बात कही, इस रात की सुबह नहीं, तो एक गाना भी है कि रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। तो राजीव जी, सूरज को रोकने की कोशिशें बहुत होती हैं, बादल छा जाता है, कभी कभी सूर्य ग्रहण भी लग जाता है, लेकिन क्या सूरज किसी के रोके से रुका है? तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो या कोई भी हो, इस लोकतंत्र को इतनी आसानी से मिटा नहीं सकते। प्रयास जरूर कर सकते हैं, प्रयास कर भी रहे होंगे। हो सकता है कि वो प्रयास कर रहे हो लोकतंत्र को मिटाने का, संविधान को मिटाने का, जैसा कि विपक्ष के आरोप हैं, तो हो सकता है वो कर रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। और आखिरी उम्मीद जो है राजीव जी, ये जनता ही है, जिस जनता को के अधिकार छीनने की कोशिशें की जा रही हैं इस SIR के जरिए। तो जाहिर सी बात है कि जनता को सचेत होना होगा। तो हम लोग भी जो काम करते हैं राजीव जी, वो जाहिर सी तौर है कि अपने एक आम नागरिक होने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और घटनाओं का विश्लेषण करके ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले समय में चीजें किस तरफ मुड़ सकती हैं। हम कोई भविष्यवेत्ता नहीं है कि साहब पर्ची निकाल के बता दें कि क्या होने वाला है, ये नहीं है। लेकिन जो घटनाएं घटती हैं और दुनिया में इस तरीके की अगर घटनाएं घटी हैं तो उनके परिणाम क्या निकले हैं, उसके आधार पर एक विश्लेषण करते हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर यहाँ घट रही हैं तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। और राजीव जी, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए कि अभी तक हम लोगों ने जिन भी घटनाओं की तरफ इशारे किए हैं वो उसी तरीके से साबित भी हुई हैं। भले ही आप हमारे एग्जिट पोल को कहिए कि साहब वो फेल हो गया बिहार में, हमारा एग्जिट पोल फेल नहीं हुआ, एग्जिट पोल हमारा ही सही साबित हुआ है। वहां भी क्योंकि 128 सीटें तो आपने SIR के जरिए छीन ली है, जो आ चुकी है, केरल कांग्रेस कह रही है, तो एग्जिट पोल हमारा ही सही है राजीव जी। आज भी अगर निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव हो और जो विपक्ष मांग कर रहा है कि वहां की EVM मशीनों की फोरेंसिक जांच हो, तो हमारा एग्जिट पोल ठीक हो जाएगा, वो भी है। तो इसलिए हम लोग जो चर्चा करते हैं वो निश्चित तौर पर चर्चा हमारी ये होती है
कि हम किस तरीके से इस लोकतंत्र को बचा सकते हैं, देश के संविधान की रक्षा में जो कदम हो सकते हैं वो हम किस तरीके से उठा सकते हैं, जनता को हम सचेत कर सकते हैं। अब जनता अगर मान लीजिए मोदी जी की भक्त है तो हम उसमें क्या कर देंगे? हम किसी को भक्ति करने से रोक देंगे? या मोदी जी के खिलाफ हो जाएगी तो क्या हम उसे रोक देंगे? ना हमारा ये काम है और ना हम ये करते हैं। सीधी सीधी बात कि जो घटनाएं हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के प्रति संवेदनशील है, इस देश के लोकतंत्र के प्रति जो विचारवान है, संविधान के प्रति जिसकी आस्था है, हम उसके विचार आपके सामने रखते हैं कि ये चीजें ठीक है, हमको ठीक लगता है, आपको भी ठीक लगता है तो आप उसका समर्थन कीजिए, उसके साथ रहिए। आपको अच्छा लगता है मोदी जी अच्छे तो आप मोदी जी के साथ रहिए, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं तो आप उनके साथ रहिए। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि आप किसके साथ रहिए किसके साथ नहीं रहिए, लेकिन अगर संविधान के ऊपर कोई खतरे आ रहे हैं तो हम उसके प्रति आपको सचेत अवश्य करेंगे। जो हम देख पा रहे हैं कि खतरे क्या आ रहे हैं, तो हमारा एक छोटा सा यही योगदान है, वही हम करते हैं। ना हम कोई क्रांतिकारी हैं, ना चे गुवेरा हैं, ना हम, और ना हम जो है फिदेल कास्ट्रो हैं। बहुत सीधी सी बात, एक सामान्य नागरिक और सामान्य पत्रकार हैं जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करते हैं। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और विश्लेषण करते रहेंगे। आप करोड़पति आप लोगों ने बना ही दिया है। 1 करोड़ से ज़्यादा के सब्सक्राइबर्स हमारे साथ हैं, जो सुनते हैं, जो सराहते हैं, देखते हैं। तो ये कारवां बढ़ता रहे, हम विश्लेषण ऐसे ही करते रहें और इससे आपको